स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज जहां मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं मेंस एग्जाम को लेकर। मेंस एग्जाम में अच्छा उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि यही जो मेंस एग्जाम के मार्क्स होंगे वो किसी भी पीएससी एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, आपके फाइनल दावेदारी को सुनिश्चित करता है। तो यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैं इसको समझाता हूं आपको कि मेंस राइटिंग जो करते हैं आप बेहतर स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतर स्कोर तभी आपको प्राप्त होंगे जब आप बेहतर लिखेंगे और परीक्षक के दिल को आप भा जाएंगे। ऐसा नहीं कि परीक्षक के दिल को आप चुभने लगे और परीक्षक आपके उत्तर यानी उत्तर के जो अंक हैं वो काटने लगे, तब तो आपका कल्याण हो जाएगा। खैर, अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले आपको जब प्रश्न मिले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कई विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपको बहुत बारीकी से उसको पढ़ना है। यहां पे आपको टाइम प्रॉपर मिलते हैं। आप जब राइटिंग का प्रैक्टिस करते हो उस समय आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाती है। नो डाउट जो मेंस देंगे वो अपना राइटिंग का भी प्रैक्टिस करते चलते हैं। तो प्रश्न को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना और प्रश्न को समझना है कि आखिर आपसे पूछा क्या गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है, प्रश्न को कुछ और आप समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दूसरा है प्रश्न को तोड़ना है। अब प्रश्न के कई तरह के पार्ट हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आमतौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी जो नेचर होती है, या तो ये एक लाइन का होगा, कहने का मतलब एक वाक्य का होगा, या ये दो वाक्य में हो सकता है, मतलब दो वाक्य ना लिख के मैं पार्ट कर दूं, ठीक है ना, पार्ट कर देता हूं, दो भाग में हो सकता है, और या तो ये तीन भाग में हो सकता है। ठीक है, या तो ये एक भाग में रहेगा। सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आपसे पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो ये सिंपली आपसे एक ही भाग में पूछा गया है। जो प्रश्न पूछा गया एक ही भाग में पूछा गया है और इसके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अब यहां पे जो मेन शब्द आए, जैसे आपसे पूछा गया 73वां संविधान संशोधन, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। तो मेन जो शब्द आपको दिखे उसे आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको वो चीजें आपके दिमाग में रहें। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के अनुसार उत्तर दें। अब प्रश्न के अनुसार उत्तर देने का मतलब ये है कि आपसे जो पूछा गया है, जो आपका आयोग है ना, जो परीक्षक है जो आपके कॉपी को जांच करेगा, वो आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप उस प्रश्न का उत्तर उसी रूप में दें जिस रूप में आपसे पूछा गया है। अब पूछा गया है आपसे 73वां संविधान संशोधन की विशेषता का वर्णन करें और आप 74वें का पूरा डिटेल लिख दिए हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आपसे पूछा क्या गया था और आप दे उत्तर क्या रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर आपको दे लेने हैं। कैसे देने हैं? तो सबसे पहले आपको कूल रहना है। अब कूल कैसे रहना है, ध्यान दीजिएगा। जब आपका माइंड, ये दिमाग शांत चित्त रहेगा तभी वो एकाग्रचित हो पाएगा। माइंड में कई तरह की बातें अगर चलती रहेंगी तो वो कभी भी एकाग्रचित नहीं हो सकता है और आपका जो चेतन और अचेतन मस्तिष्क है वो भी ढंग से काम नहीं करेगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका चेतन और अचेतन दोनों मस्तिष्क काम करता ही करता है। कभी कभी क्या होता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो आपका मस्तिष्क में तो है लेकिन वो अचेतन मस्तिष्क में, यानी आपको याद ही नहीं आ रहा है। 1526 था, 27 था, 30 था, याद नहीं आ रहा है। तो अचेतन मस्तिष्क जो है बार बार आपका मस्तिष्क उससे रिकॉल करेगा, पूछेगा कि बताओ मैंने तुम्हें पढ़ाया था 1526 था या 27 था। तो सबसे पहले आपको कूल रहना है, तभी आपका माइंड एकाग्रचित हो पाएगा। और मेंस जब उत्तर लिख रहे हो आप, ये बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग शांत हो, आप एकाग्रचित हो। दूसरी बात है परिधि। अब परिधि में दो तीन बात याद रखिएगा। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है, जो पूछा गया है वही बताएं। जो पूछा गया वही लिखें, अनावश्यक नहीं लिखना है। जो पूछा गया वही लिखें। और यहाँ पे दूसरा है अनावश्यक कुछ भी ना लिखें। अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखना है आपको। वहाँ पे ये शो नहीं होने देना है कि मुझे बहुत
आता है या मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूं, है ना। आपसे परीक्षक ये जानना चाहता है कि आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है कि नहीं। जिस विषय में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस विषय की आपको जानकारी, गहन जानकारी है या नहीं है, या ऊपर ऊपर से पढ़ के आप आ गए हैं। तो आप इस परिधि को हमेशा याद रखिए कि जो आपसे पूछा गया है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थियों से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ना बता के कुछ और ही बताने लगते हैं। ठीक है। दूसरा कि अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखना है, आपको अनावश्यक चीजों से बिल्कुल बच के रहना है। ठीक है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहां है प्रारूप। अब प्रश्न जो पूछा गया है उसका प्रारूप 3 पार्ट में आप बनाइए, सबसे बेटर। आप टॉपर्स की कॉपियों को निकाल के देखेंगे तब भी आपको दिखेगा कि आमतौर पे जो उत्तर लिखे जाते हैं वो इन 3 पार्ट में बना दिए जाते हैं। पहला है भूमिका। अब आपसे अगर पूछा गया है, मान लिया जाए मैं एक प्रश्न कोई ले लेता हूं, जैसे आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है लोक अदालत से क्या समझते हैं, लोक अदालत से क्या समझते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले भूमिका में लिखिए कि लोक अदालत है क्या, या लोक अदालत में जो भी चीजें आपको मतलब हाईलाइट करनी हो, ऐसा इंट्रोडक्शन, ऐसा भूमिका बनाइए कि परीक्षक का मिजाज खुश हो जाए और परीक्षक वहीं से भांप ले कि इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है। तो भूमिका में जो शब्द आपके हों वो जानदार और वजनदार शब्द होना चाहिए, बिल्कुल हल्के हल्के शब्द आपको नहीं रखने हैं। भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट अदा करता है। एक परीक्षक जब कॉपी जांच करता है तो भूमिका से ही समझ जाता है कि इसने अंदर में क्या लिखा होगा। भूमिका मतलब यूं समझ लीजिए कि मूवी का एक ट्रेलर आप दिखा रहे हैं, तो ट्रेलर में उन चीजों को दिखाया जाता है ताकि दर्शक पहले से ये उत्साहित रहे कि मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या हुआ था। तो परीक्षक के अंदर भी आपको ये चीजें डाल देनी है। और ये चीजें कहां से आएगी, कैसे एक बेहतरीन भूमिका का निर्माण आप कर पाएंगे, तो उसके लिए है कि आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास कंटेंट उस रूप में हो। आपसे पूछा गया है प्रश्न तो उस रूप में आपके पास कंटेंट, जैसे मैंने अभी एक प्रश्न की चर्चा की थी, 73वें संविधान संशोधन 1992 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहां पे ये प्रश्न पूछा गया है तो आपकी भूमिका इस तरह से बनानी चाहिए कि परीक्षक जब कॉपी जांच करने के लिए जैसे ही निकाले उसका मन मिजाज एकदम दुरुस्त हो जाए, वाह क्या लिखा है इसने, खुश हो के आपको 2, 4, 5 नंबर एक्स्ट्रा वो दे देगा। दूसरा आता है विस्तार या संदर्भ यानी एक्सपेंशन। अब आप उसको कितना विस्तारित करते हैं, शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, है ना, लघु उत्तरीय है या दीर्घ उत्तरीय है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर हमें कितने पेज में देने हैं या कितने शब्दों में देने हैं। अगर शब्द सीमा आयोग ने बना रखी हो तो आपको उसी शब्द सीमा के आसपास रहना है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा गया कि 400 शब्दों में उत्तर दे और अब सीधे 700 पहुंचा दे रहे हैं, 600 पहुंचा दे रहे हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं कि 400 शब्द आपसे अगर पूछा गया है कि अधिकतम 400 शब्दों में अपने उत्तर दें, तो ऐसा भी नहीं है कि अधिकतम कहा गया 400 तो आपके 350 सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल है। तो आप शब्द सीमा का ध्यान हमेशा रखिएगा। तो विस्तार में आपको जो भी चीजें उसमें अंदर लिखनी हो वो बहुत अच्छे से लिखिएगा। और तीसरा है फाइनल है कंक्लूजन। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में होता है भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका से ही जैसे, अच्छा एक बात बताइए, जब कोई परीक्षक आपकी कॉपी को लेगा अपने हाथ में जांच करने के लिए या टेबल पे रखेगा, तो पहले वो निष्कर्ष नहीं पढ़ेगा, पहले भूमिका पढ़ेगा। और कहा गया है कि शुरुआत ही खराब अगर हो जाए तो अंत कितना भी अच्छा हो वो उस पर प्रभाव नहीं डालता है। अगर आपका शुरुआत बहुत अच्छा है तो वो परीक्षक के दिलो दिमाग पर असर डालता ही डालता है। तो आपका शुरुआत बहुत अच्छा होना चाहिए। और भूमिका में याद रखिए, जहां पे आपको लगे कि मुझे कोई चार्ट दिखा देना चाहिए, मुझे कोई मानचित्र दिखा देना चाहिए छोटा सा, तो वो आप दिखा सकते हैं।
है ना। तो ये बहुत अच्छे से भूमिका आपका तैयार होना चाहिए, उसके बाद विस्तार, और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष में अगर आपको लगता है कि इन्हीं चीज़ों को निकाल के हम रख दें तो ये रख सकते हैं, या आपके कोई सुझाव हो सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि सुझाव इस विषय पे दें, अगर वैसा है तो दे सकते हैं, तो निष्कर्ष भी हो गया, ठीक है ना। तो आपका प्रारूप इस तरह से बनेगा, और जहां भी आप लिखें भूमिका प्रस्तावना तो उसको अंडरलाइन कर दें। हो सकता है आप का ब्लैक कलर का यूज कर ले। ब्लैक कलर से मैंने भूमिका प्रस्तावना लिखा, उसके बाद ब्लू कलर से मैं लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है, और इससे आसानी से परीक्षक का ध्यान वहां पे चला जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाषा प्रवाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा प्रवाह। भाषा का प्रवाह तभी हो पाएगा जब आपके पास कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। जैसे भाषा प्रवाह कब होगा? जब आपकी वर्तनी बहुत अच्छी होगी, मतलब वर्तनी आपका बिल्कुल ही ठीक ठाक होगा। जैसे मान लिया जाए जीएस के पेपर हैं, अब जीएस के पेपर में अगर आपका वर्तनी एकाध गलती होता है, हर एक प्रश्न में 1 या 2 गलती होता है, तो परीक्षक उसे माफ कर देता है, बोलता है कि चलो भाई मैटर नहीं करता। लेकिन हर एक पेज में आपने 3-4 गलतियां कर रखी हो तो परीक्षक को एकदम ये चीज चुभने लगता है, ये चीज उसे परेशान करने लगता है कि इस मतलब विद्यार्थी ने वर्तनी संबंधी इतनी त्रुटियां की हैं। और वर्तनी भाषा में तो बिल्कुल ही मतलब गलत करना एक तरह से अपराध माना जाता है, तो वर्तनी का हमेशा ध्यान रखें। दूसरा है शुद्धता। शुद्धता, अब कितने शुद्ध आप लिखें तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो उसमें जो शब्दावली रखा वो कितने शुद्ध हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाषा प्रवाह में शब्दावली का आता है। अब शब्दावली में क्या आपको करने हैं? आपको अब जब मेंस का आंसर दे रहे होंगे, पेपर में जब आप आंसर दे रहे होंगे, तो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि रटे रटाए आप है और आपका उत्तर आ रहा है। आपको खुद से सोच के लिखना पड़ता है। तो शब्द इस प्रकार होने चाहिए कि बहुत ज्यादा उसमें भारीपन ना हो और बहुत हल्के ना हो। शब्द इस प्रकार से हो कि एक परीक्षक के दिल को वो भा जाए, ठीक है। और इस शब्दावली में आप आमतौर पे तत्सम शब्दों का यूज करें। अब ऐसा भी नहीं है कि तत्सम शब्द का यूज आप लगातार कर रहे हो, हिंदी के शब्द नहीं ला रहे हो, कहीं कहीं आप इंग्लिश के शब्द भी ले आए, है ना। जैसे डेडिकेशन लिखना है तो डेडिकेशन अगर लिखना है, मान लिया जाए ऐसा ही कोई वर्ड हो, ऐसा ही कोई शब्द हो, अगर आपको लिखना है फ्लोरा एंड फाउना लिखना हो, फ्लोरा एंड फाउना, तो अगर आप हिंदी में ना लिख सके तो इंग्लिश में भी एक आध वर्ड चल सकता है कि फ्लोरा एंड फाउना इन्वर्टेड कोमा में लिखा। अगर आपको हिंदी आते तो ब्रैकेट में हिंदी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आध वर्ड चलेंगे। बार बार इंग्लिश हिंदी नहीं करने हैं, ये भी गड़बड़ होगा। और कोशिश यही कीजिए कि तत्सम शब्दों का प्रयोग हर एक प्रश्न में देखने को मिले, ताकि परीक्षक को ये लगे कि इस विद्यार्थी ने जम के मेहनत करी है और इसने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से गति दी है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। और तत्सम शब्दों का जब आप यूज करते हो तो परीक्षक जो है आपके एज का नहीं होता है, वो उसी तत्सम के दौर से गुजर चुका होता है, यानी उसे तत्सम शब्द जैसे ही मिलेंगे उसका दिल और मिजाज दोनों खुश हो जाएगा, और वो आपको 2-3 नंबर तो ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा कि चलो भाई इस विद्यार्थी में ये दम है कि इसने तत्सम शब्द को मेरे सामने रखा है, ठीक है। तो ये वर्तनी हो गया, शुद्धता हो गया, शब्दावली हो गया, तत्सम शब्द हो गए। तो इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। आपको पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि कितनी भी अच्छी वर्तनी लिख दे, कितना भी शुद्ध लिख दे, लेकिन आपका लिखावट साफ हो। कई लोग तो ऐसे लिखते हैं कि केवल वही समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो लिखावट साफ होना चाहिए, ये एक परीक्षक को बहुत भाता है। अगर आपने जैसे मान लिया जाए कॉपी आया, परीक्षक चेक करने लगे, तो उस टाइम परीक्षक को यही लगता है कि सबसे पहले उन कॉपियों को रखा जाए जो शुद्ध साफ लिखे हों, मतलब दिखने में बिल्कुल सुंदर हो, स्पष्ट हो, पढ़ा जा सके, राइट।
तो अगर ऐसा आपका कॉपी है तो परीक्षक सबसे पहले उत्साहित होकर उसे चेक करने की कोशिश करता है, जांचने का कोशिश करता है। और अगर परीक्षक को लगता है कि ये कॉपी में क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन कॉपियों को वो अंत में चेक करता है। तो आपका लिखावट बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम राइटिंग ऐसा लिख दिया घसीट के कि आप कोई पढ़ ही नहीं सके, तो फिर ऐसे में आपका जनरल मार्किंग करके वो छोड़ देते हैं। फिर भी परीक्षक कोशिश करता है कि मैं इसे पढ़ पाऊं। तो आपका लिखावट बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पेज लिखा 10 जगह कट कुट किया हुआ है, वो भी एक परीक्षक को खटकता है। वो सोचता है कि ये लिखा फिर काटा, इसका मतलब इसको वर्ड ही नहीं मिल रहे थे, शब्द ही नहीं मिल रहे थे, या इसको इस प्रश्न का उत्तर आ ही नहीं रहा था। बार बार सोचता है, बार बार काटता है। तो ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जमाता है एक परीक्षक के ऊपर। तो आपको लिखावट आपका जो है साफ साफ होना चाहिए। अब आते हैं भाषा का प्रवाह। मैं किस सेंस में बोल रहा हूं, जैसे कभी कभी देखिएगा आप जब कोई कविता पढ़ रहे होते हो तो उस कविता में आप इतने लीन हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें शब्द क्या क्या लिखे हुए थे। ठीक है, जैसे बचपन में आपने पढ़ा चंदा मामा करके कविता पढ़ा, और उस कविता में आप इतने खो जाते हैं कि लगता है कि चंदा मामा पास बैठे हुए हैं। तो ठीक उसी तरह यदि भाषा का प्रवाह बहुत बढ़िया तरीके से कोई विद्यार्थी किया हो तो परीक्षक के दिल को भा जाता है, और परीक्षक उसमें इतना खो जाता है, इतना रम जाता है कि फिर परीक्षक को यह भी पता नहीं होता है कि इसने संविधान संशोधन 73वां लिखा है या 74वां लिखा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको 73 की जगह 74वां लिख देना है, लेकिन भाषा का प्रवाह बहुत अच्छे से, कभी कभी देखिएगा जो हिंदी भाषी के विद्यार्थी हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं, वो अपने शब्दों को इस तरह से दिखाते हैं कि लगता है कि दिल को एकदम छू गया। तो ऐसा आपका भाषा का प्रवाह अगर है तो समझिए कि आपका जो टॉपर्स होते हैं उनमें यही सब गुण होता है। उनकी वर्तनी बिल्कुल ठीक ठाक होती है, शुद्धता रहेगा, शब्दावली में भारीपन रहेगा, इतना भी भारीपन नहीं कि परीक्षक को खुद समझ में ना आए। ऐसे क्लिष्ट वर्ड भी यूज नहीं करना है कि परीक्षक बिल्कुल डिक्शनरी खोल के बैठ जाए कि ये वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं था, है ना। और लिखावट बिल्कुल साफ साफ हो। ठीक है, अब आते हैं प्रामाणिकता। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है। तो आपको प्रमाण के तौर पे, जैसे कभी हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनसे कभी कोई कविता दे दिया, है ना, जैसे मान लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कोई रचना है वो याद है आपको, तो वो रचना लिख दीजिए। तो प्रमाण क्या, जो प्रामाणिकता है इसमें आप कोई प्रमाण दे सकते हैं। आप प्रमाण के तौर पर, जैसे आप अगर मान लिया जाए आपको लिखना है मूल अधिकार पर, मूल अधिकार का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो मूल अधिकार जब आप लिख रहे हो तो ये संविधान का पार्ट है ना, संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे आप आर्टिकल का यूज करिए कि इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया था, इस भाग में ऐसा कहा गया था, ठीक है, इस अनुसूची में ऐसा कहा गया है। तो आप आर्टिकल का प्रमाण दे सकते हैं। प्रमाण इतने भी नहीं दे देना है कि वो परीक्षक परेशान हो जाए कि हमने इससे प्रमाण केवल प्रमाण नहीं। आप प्रमाण एक दें, 2 दें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दें। और आपका जो ये बीच वाला पार्ट है विस्तार, वो भी आपको दिखाने हैं। ऐसा नहीं कि केवल मूल अधिकार का पूरा एकदम आर्टिकल छाप दिया आप, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन जहां पे जरूरत हो शब्दों को इस तरह से आप बुनिए, शब्दों को इस तरह से रखिए, भाषा का प्रवाह इस तरह से रखिए कि खुद परीक्षक आपकी भाषा में बंध जाए। जैसे कभी कवि जो कविता गाते हैं उनको देखिएगा, इतने मधुर और इतने अपने शब्दों में जान रखते हैं कि जो सामने वाले श्रोता होते हैं या दर्शक होते हैं उनको बांध देते हैं। ठीक है, तो प्रमाण के आधार पे अगर हिंदी का कोई प्रश्न है तो वहाँ पे कोई कवि या जो रचनाकार हैं उनकी कोई कृति रख दीजिए। इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जैसे मान लिया जाए अगर ये पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो आप दे दीजिए उनका एक कोई पुस्तक का नाम दे दीजिए, है ना, कोई यात्रा वृत्तांत दे दीजिए। तो ये आपका क्या करेगा कि उसमें एक जान भर देगा। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र दे दीजिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा देखने को मिला है ना।
तो ये आपका क्या करेगा, प्रमाण जब आप एकाध रखेंगे तो उस प्रश्न में जान आ जाएगा और उसकी पुष्टि भी हो जाएगी कि हाँ, इस विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। एक परीक्षक कभी भी किसी भी अभ्यर्थी से या विद्यार्थी से कोई घृणा नहीं रखता या कोई दोस्ती नहीं रखता। हाँ, उसे दोस्ती किस बात का है, कई परीक्षक तो ऐसे होते हैं कि वो कसम खा लेते हैं कि मुझे कोई पढ़वा तो दे, मुझे कोई पढ़वा तो दे। आमतौर पे परीक्षक नहीं चाहते इन झंझटों में पढ़ना कि मैं हमेशा प्रश्न पढ़ते रहूं, उत्तर देते रहूं। उनके पास इतने सारे कॉपियां आई हुई होती हैं कि उनको जांच करना खुद ही एक मतलब परेशानी लगता है। लेकिन उसमें भी देखा जाता है 100 जो कॉपी होता है उसमें 10-20 कॉपियां ऐसे होते हैं जो परीक्षा को मन भा लेते हैं, गदगद कर देते हैं, और वही कॉपियों में अच्छे मार्क्स भी होते हैं। और आप सोचेंगे कि टॉपर्स कहां से आते हैं, टॉपर्स इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हैं और एक एक चीजों को ध्यान में रखते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया, उसकी प्रकृति क्या है, क्या पूछा गया, चर्चा कीजिए है, महत्व बताइए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, क्या पूछा गया है वो पकड़ते हैं, उस पे काम करते हैं और उसका उस तरह से उत्तर लिखते हैं। तो ये प्रमाण जहां पे आपको जरूरत हो आप दे सकते हैं। अगर प्रमाण के तौर पे आपको कोई आरेख चित्र देना हो, मानचित्र देना हो, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है संतुलित और क्रमबद्ध उत्तर दें। संतुलित यानी बैलेंस बना के। कभी कभी क्या होगा कि प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जैसे कोई धर्म से रिलेटेड हो, कोई जाति से रिलेटेड हो, है ना, कोई डिस्प्यूट हो, कोई दो राज्यों में डिस्प्यूट हो, उसको लेके पूछ दिए जाते हैं। जैसे कावेरी जल विवाद, उसको लेके, जैसे भारत पाकिस्तान विवाद, इसको लेके। तो आपको संतुलित उत्तर देना है। ऐसा भी शो नहीं करना है कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, ऐसा भी नहीं शो करना है कि मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूं। शो यही करना है आपको। अब कोई मान लीजिए ऐसा पूछा गया कि हिंदू धर्म से, और अगर कोई मुस्लिम धर्म का विद्यार्थी है, ईसाई धर्म का विद्यार्थी है, तो वो वहां पे शो नहीं करेगा कि मैं इस धर्म को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहा हूं, मतलब इस धर्म को बहुत ज्यादा मैं मान्यता देता हूं। नहीं, आपको क्योंकि आपको क्या बना रहे हैं, भारत सरकार क्या बनाएगी आपको क्या बनाएगी, या स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या बनाएगी, एक कुशल प्रशासक बनाना चाहती है। और प्रशासक में जिस दिन आ गया कि धर्म ऊपर है, जाति ऊपर है, ये ऊपर है, मेरा राज्य ऊपर है, तो ये फिर अनबैलेंस वाली बात हो जाएगी। तो परीक्षक हमेशा चाहता है कि आपका उत्तर संतुलित हो। ठीक है, तो संतुलित उत्तर देना है। अगर पक्ष विपक्ष दोनों पूछा गया है, जैसे कोई प्रश्न में पूछा गया कि इसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, तो आलोचनात्मक विवेचना में उसकी दोनों पक्षों को लिखना है। ऐसा नहीं कि बस आलोचना मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं लगभग 70%, 75%, 60%। तो ये रेशियो रखिए, 60-40 का रख सकते हैं, 75-25 का रेशियो रख सकते हैं। यानी आपको आलोचना वाला टर्म थोड़ा ज्यादा रखना है और उसका यानी दोष और गुण वाला टर्म भी वहां पे आपको दिखाने हैं। ऐसा नहीं कि आपका उत्तर एक तरफा हो जाए, किसी जाति को लेके हो तो एक तरफा हो जाए, किसी राजनीति को लेके हो, पॉलिटिकल पार्टी को लेके हो, कुछ भी हो तो आपका एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर बैलेंस होना चाहिए, तभी परीक्षक आपको अच्छे उत्तर देगा। और क्रमबद्ध उत्तर देना है आपको, क्रमबद्धता होनी चाहिए उत्तर में। अब आप जैसे पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का विवेचना करें या चर्चा करें, अब आप महात्मा गांधी का पूरा जीवनी लिखने लगे, या फिर आप मान लिया जाए लिख दिए कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नेहरू इससे काफी प्रभावित रहे, नेहरू जी का जन्म इतने ईस्वी में हुआ। मतलब आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं, कोई क्रमबद्धता नहीं है। आप गांधी से स्टार्ट किए, नेहरू पे क्यों पहुंच रहे हैं, नेहरू का यहां कोई चर्चा ही नहीं करना है। तो आपका उत्तर बिल्कुल क्रमबद्ध हो, यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अगला क्या होगा, उसके बाद अगला क्या होगा, ये क्रम रूप से हो। अब गांधी जी के सत्याग्रह का चर्चा करना है और आप गांधी जी का बायोग्राफी स्टार्ट कर दिए, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आपका हमेशा उत्तर संतुलित और क्रमबद्ध होना चाहिए, एक के बाद एक जुड़ाव होना चाहिए, दोनों में एक चेन सिस्टम होना चाहिए। और अगला है मानचित्र या चार्ट आदि का प्रयोग जरूर करिए। अब जैसे कोई भूगोल का प्रश्न पूछा जाए तो आप उस भूगोल के प्रश्न में जरूर मैप का जरूर यूज करें। जैसे ज्योग्राफी का मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे कहां पे मैप यूज कर सकते हैं आप। जैसे अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है,
व्याख्या कीजिए। तो अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप दिखा दीजिए, है ना। ये खरबूजे को काट के जैसा निकालते हैं, आंतरिक संरचना ये है। अब भूकंप विज्ञान कहाँ तक उस पर जाके क्या प्रभाव डालता है, ये तो आपको उत्तर में लिखने हैं। लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना थोड़ा सा दिखा लेते हैं एक चित्र, रेखा चित्र के माध्यम से, तो परीक्षक का दिल खुश हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध की चर्चा कीजिए, या भारत चाइना के बीच हुए युद्ध की 1962 की चर्चा करिए। अब वहां पे आप एक मैप चाइना और भारत को दिखा दिए, दोनों के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, उसको थोड़ा सा दर्शा दिए, हाईलाइट कर दिए। तो एक परीक्षक देखेगा कि अरे वाह क्या बात है, इन्होंने भरपूर यूज किया मानचित्र का, भरपूर इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया एक मैप के माध्यम से। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए या कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस तरह से क्वेश्चन है, तो मिट्टी को दिखा दीजिए मैप में पूरा कि यहाँ 8 प्रकार की मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। इससे क्या होगा कि आपका कॉपी न केवल उत्कृष्ट दिखेगा, सुंदर दिखेगा, मनमोहक दिखेगा, बल्कि परीक्षक के दिल को छू जाएगा और मार्क्स आपके 3-4 जरूर एक्स्ट्रा मिलेंगे हर एक प्रश्न पर। तो सोच लीजिए, अगर एक प्रश्न पर 2 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, 4 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो लगभग आप 70-80 नंबर औरों से आगे हो जाते हैं। यही है टॉपर्स की कहानी। बहुत खासा ध्यान रखा जाता है। एक तो शब्द सीमा का खासा ध्यान रखिए, संतुलित और क्रमबद्ध उत्तर दीजिए, पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। दूसरा, ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपको एक तरफा उत्तर नहीं देना है, आपको दोनों पक्षों को दिखाना है और आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। कभी ढलना नहीं है इधर, कभी इधर नहीं ढलना है, आपको बिल्कुल तटस्थ होकर उत्तर लिखना है। अब 2-3 बातें मैं कर लूँ यहाँ पे। सबसे पहले हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग कई लोगों की खराब होती है, कई स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बिल्कुल ठीक नहीं होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, कई स्टूडेंट्स की स्पीड बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होती है, नॉर्मल स्पीड होती है, बिल्कुल धीरे धीरे लिखते हैं, है ना। जब आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हो तब भी वो धीरे धीरे लिखे हैं, भले ही थोड़ा उस समय स्पीड बन गया हो, लेकिन अभी के टाइम में आपका स्पीड जरूर, मतलब ये एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि स्पीड अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो सारे प्रश्न के उत्तर आप उतने नियत समय में नहीं दे पाएंगे। और तीसरा है कंटेंट। एक तो होता है कि चलिए मुझे उत्तर बहुत अच्छे से लिखना आता है, सब कुछ मैं कर लेता हूं, भूमिका, विस्तार, निष्कर्ष, लेकिन मेरे पास कंटेंट ही दिमाग में नहीं रहते हैं। तो इन तीनों चीजों को मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जिनकी हैंडराइटिंग खराब है, अब आपका ये टाइम नहीं रहा कि बच्चों वाला सुलेख माला लेके उसमें लिखने लगे, ये टाइम नहीं है। उसका एक ही उपाय है। एक उपाय क्या है वो बता देता हूं। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय यही है, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो सबसे पहले यहां से निकाल दीजिए कि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब है। आपसे भी खराब कई लोगों की है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी महान हस्ती या महान विभूति हुए हैं, उसमें लगभग 50-60% ऐसे विभूति भी हैं जिनकी हैंडराइटिंग आपसे भी खराब है। उठा के देख लीजिए आप, उनके सिग्नेचर का भी देखिएगा, पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या सिग्नेचर किया है। तो हैंडराइटिंग जिनकी भी खराब है, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग से निकालना है कि मेरी हैंडराइटिंग तो बिल्कुल खराब है। नहीं, आपको इसके लिए बस एक प्रश्न लेने हैं। एक कोई भी प्रश्न कॉपी पे लिख लिया, प्रश्न को समझ लिए, उसके बाद उसके उत्तर अपने मन से लिखना स्टार्ट किए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पीड का हमेशा ध्यान अभी नहीं रखना है, आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करने हैं। वही प्रश्न, एक ही प्रश्न के 4-5 बार उत्तर लिखने हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप डेली कम से कम 5, 6, 7, 8 प्रश्न, दीर्घ उत्तर ये, लघु उत्तर ये नहीं, जिनके उत्तर लगभग 400 से 600 शब्द आते हों, इतना प्रैक्टिस आप डेली 4-5 प्रश्न करिए। आने वाले 1 से 2 महीने में आपको खुद बदलाव महसूस होगा, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जब सिल पर यानी पत्थर उतना हार्ड होता है, उस पर कोमल रस्सी निशान छोड़ जाती है, तो आपके हाथों में भी वो जादू है जो हैंडराइटिंग को थोड़ा सुधार सकती है। मैं मानता हूं कि हैंडराइटिंग बिल्कुल ही आपकी खराब है तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन औसतन आपका ठीक ठाक हो जाएगा और परीक्षक के दिल में आप अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये हैंडराइटिंग ठीक करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करिए, खुद से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जम के केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जिनकी भी स्पीड अच्छी नहीं है, जिनकी भी स्पीड अच्छी नहीं है, वो 2 काम कर सकते हैं। पहला तो ये
कभी भी देख के उत्तर मत लिखिए, स्पीड कभी नहीं बनेगी। आपके मन में जो आता है, जैसे हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण करें, तो हिमालय पर्वतमाला के बारे में जो भी याद है, नहीं याद आ रहा तो अरावली लिख दीजिए, नहीं याद आ रहा तो कोई और पर्वत लिख दीजिए। जो मन में आपका आता है धड़ाधड़, एकदम स्पीड में, रुकना नहीं है। इससे क्या होगा कि धीरे 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 आपका हाथ और आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे स्पीड ही लिखना है, तो धीरे धीरे आपका स्पीड भी आ जाएगा। इसके लिए भी निश्चिंत रहेगा, देख के लिखेगा स्पीड कभी नहीं आएगा। और दूसरा तरीका है कि रेडियो या मोबाइल में कभी, अब तो मोबाइल में ये फंक्शन भी है कि थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए, तो थोड़ा सा स्पीड यानी 0.75 वाला कर लीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मोबाइल को अलग रख दीजिए, केवल सुनिए, देखिए, देखना नहीं है। कोई भी चीज़ लगा लीजिए, लेक्चर लगा लीजिए और इसको फटाफट लिखने का कोशिश कीजिए, इससे भी आपकी स्पीड। और जब 0.75 वाला कर लीजिएगा तो 1 पे आइएगा, फिर 1.5, ऐसे करके स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। कंटेंट जिनके दिमाग में नहीं है या कंटेंट पे काम करने हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और एकाग्रचित्त होकर उसको अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें, तो कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा, तभी ये काम करेगा। ये सारे फॉर्मूले, कंटेंट ही दिमाग में नहीं है, यानी जो प्रश्न पूछा जा रहा है, मुझे उत्तर पता ही नहीं है, मैंने पॉलिटी पढ़ा ही नहीं, मैंने इकोनॉमी पढ़ा ही नहीं, मैंने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, मैंने ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं, मैंने साइंस एंड टेक पढ़ा ही नहीं, तो उत्तर क्या लिखिएगा फिर? साहित्य का पाठ पढ़ा ही नहीं। आपको पढ़ने हैं, कंटेंट आपके दिमाग में रखने हैं और प्रैक्टिस जम के करने हैं। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखिए, मेंस एग्जाम में आप अच्छा उत्तर लेखन कर पाएंगे और मेंस एग्जाम में आपके भी बेहतर मार्क्स आ जाएंगे। एक बार इन सारे चीजों को करके देखिए, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपका सब कुछ सुधर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।